क्लियर हुआ? टेस्ट को बहुत सीरियस दो। जो मैंने पेपर दिया था सबको मिल गया था ना पेपर, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ ऐसे जो डाउट्स थे आपस में डिस्कस कर लो, ना बने तो फिर मेरे पास आओ, डाउट्स पहले आपस में डिस्कस किया करो। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे, ध्यान देना, बहुत मजे आने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर कंप्लीट नोट करते रहना। अभी डल गया है, यहीं के वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके यहीं पे देख के घर चले जाना। क्लियर? आ जाइए, यदि अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 3 होता है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। मेरी बात सुनो, टैक्सोनॉमी कैटेगरी मतलब टैक्सोनॉमी का मैंने बोला था कि किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करने के नियम। किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को जब हम अरेंज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं। अब किस तरह से अरेंज करते हैं तो अभी आएगा टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को हम कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे किसी प्लांट को हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं, इंटरनल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर अलग कर सकते हैं, उनके मतलब वो क्या बोलते हैं, आर्थिक व्यवस्था को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इकोनॉमिकली अरेंज कर सकते हैं। कैसे इकोनॉमिकली? इकोनॉमिकल मतलब कि किससे हमको कितना बेनिफिट है ना। फिर उनको मेडिसिन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, मसाले के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मतलब प्लांट्स को अलग अलग वे से अलग कर सकते हैं। अब इनको जैसे मान लो कि आप कोई ना प्लांट, जैसे मैंने बोल दिया सोलेनम ट्यूबरोसम, मान लो ये हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम। अब सोलेनम ट्यूबरोसम को आपको जब सेपरेट करना है तो आपको सोलेनम ट्यूबरोसम को सेपरेट करने के लिए आपको उसकी कैटेगरी जानना पड़ेगा, किसकी जीनस क्या है, स्पीसीज़ क्या है, क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो ये सबसे बड़ा है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे किंगडम सबसे बड़ा है, मतलब समझिएगा, मज़ा आएगा। यदि हम बात करें किंगडम तो प्लांट किंगडम में आपका एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब आ जाएंगे। समझ गए हो? एल्गी से लेके, एक छोटी सी एल्गी से लेके पूरे प्लांट तक का इतना बड़ा चीज़ कहाँ आएगा? किंगडम में। फिर यदि हम बात करें ऊपर स्पीसीज मतलब सिप मैंगो, समझ गए? सिप मैंगो मतलब अंदाज़ा लगा लो कितना डिफरेंस है। जैसे 1.8 मिलियन है तो यदि इसका आधा भी मान के चलो तो भी सोचो, स्पीसीज बहुत छोटी क्वांटिटी है और किंगडम बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और यदि आप या तो इस क्रम में आओ या तो इस क्रम में आओ, दोनों को आपको बोलते हैं हिरार्की, असेंडिंग या है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अभी आगे मिलेगा। असेंडिंग हिंदी में बोलते हैं आरोही या अवरोही क्रम, आरोही आना, अवरोही जाना। आरोही या अवरोही क्रम किसका? टैक्सोनॉमी कैटेगरी का, उसको हम बोलते हैं हिरार्की। ठीक है? अब देखो यहाँ पे जैसे हो गया, देखो इनको याद रखना है। स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी लिखी हुई है? स्पीसीज। स्पीसीज की डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? प्रोड्यूस सेम न्यू ऑफस्प्रिंग, वो कहलाएगा स्पीसीज। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। बोलो एक बार मेरे साथ, स्पीसीज, ये आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है पता है? 4 ऑप्शन दे देता है और इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको उठा के यहाँ कर दिया, तो आपको इसका सीक्वेंस पूछता है। तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना आपका। फैमिली वो हो जाएगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न और किंगडम। तो किसी भी प्लांट को हम इसी सीक्वेंस में हमेशा अरेंज करते हैं। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, एज वी गोइंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिक्रीज, मतलब कि यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो सेम कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। देखना ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है। यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कैरेक्टर कम होते जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग काम करने के लिए सेपरेट होते जाते हैं। यदि हम बात करें बैक्टीरिया और हम पे, तो बैक्टीरिया ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मेरे, क्योंकि बैक्टीरिया की एक ही सेल सारे काम करती है, डाइजेशन करती है, रेस्पिरेशन करती है सारे। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग जो सेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करने के लिए डिवाइडेड हो जाती है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसकी हुई? बैक्टीरिया की। ये जो मैंने पॉइंट बोला ना, इसको दिमाग में एकदम हमेशा याद रखना, तो आगे एनसीईआरटी पढ़ोगे थोड़ा ईजी हो जाएगा। समझ में आया?
जो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा, देखो प्रोसेस यदि लिविंग है तो रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन यदि वो जितना छोटा है उसकी बॉडी उतनी छोटी हो जाएगी। अब बॉडी छोटी है तो उसके काम करने का जो तरीका है, एक ही सेल सारा काम करेगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यदि हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सेपरेट हो जाए अलग अलग काम करने के लिए, तो थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। मतलब इसको देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को सिर्फ आपको ये याद रखना है कि क्या क्या उसके एड्स हैं। तो पहले सुनो, ये हम पढ़ते क्यों हैं ये जान लो। वैसे इस हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी क्यों ज़रूरत पड़ी वो समझो। आपने कोई न्यू प्लांट डिस्कवर किया, मानो आपने कोई न्यू प्लांट डिस्कवर किया, ये ग्रीन कलर का कोई अपन ने न्यू प्लांट डिस्कवर किया। अब इस प्लांट के बारे में यदि हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है, और यदि नॉलेज नहीं है तो इसको नॉलेज यदि अपनों को गेन करना है, तो इस प्लांट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि पहले प्रिजर्वेशन, यदि ये प्लांट को आप बचाओगे नहीं तो काम कैसे होगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। हो सकता है इस प्लांट को आप वहाँ पे लगा दिए जहाँ पे गाय और भैंस जाती थी, खा लिए। ठीक है, मान लो कि ये आलू है, आपने रोड के साइड में कर दिया, बाइक गई और उसमें चढ़ा दी, मतलब आपको पहले प्रिजर्व करना ज़रूरी है। ये सारे टॉपिक जो होते हैं ना, ये उसके हैं, इकोसिस्टम के हैं। जब हम वहाँ पे पढ़ाएंगे ना कोर वगैरह, तो हम इसको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, तो हार्बेरियम और म्यूज़ियम, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगे प्रिजर्वेशन के लिए। हार्बेरियम क्यों दिया गया है प्रिजर्वेशन के लिए पता है? सुनो ना, लोगों को लगता है ये टॉपिक इजी है, भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? सुनो, अब तुमको लगता होगा यार हार्बेरियम तो एक सीट है, ये कैसे प्रिजर्व करेगी? भाई लंबे टाइम तक यही प्रिजर्व करती है। समझ गए कैसे? देखो, यदि हम बात करें कि ये हार्बेरियम सीट है, समझना ये हार्बेरियम सीट है, इसके हम साइज़ की बात करें, समझ गए? यहाँ पे हमने प्लांट के बारे में सारी चीज़ें लिख दिया, और इसी में नीचे यहाँ पे प्लांट की पत्ती को चिपका दिया। मतलब जो हमारा ये प्लांट ये था, मान लो इस प्लांट का नाम था लल्ली, है ना? मान लो ये प्लांट का नाम क्या है? लल्ली। अब लल्ली के बारे में यहाँ कल्ली में पता चलेगा अपने को। ठीक है, ये हमारा हार्बेरियम सीट है, समझना। अब मान लो इस प्लांट के बारे में हमने ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लिया, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कुछ टाइम बाद कुछ भी ऐसा हुआ कि ये प्लांट मतलब लल्ली गई। ठीक है, मतलब ये डैमेज हो गया, किसी रीजन की वजह से ये डैमेज हो गया, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे रखे हो? यहाँ पे। तो इस सीट से इस इन्फॉर्मेशन को आप रीड करके किसी और सेम स्पीसीज़ वाले प्लांट को आप डिस्कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको सिम्टम्स पता है। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि तुमने ये वाली प्लांट को डिस्कवर किया और तुमने इसको आप प्रिजर्व करके कहीं पर रख दिया। अब तुम्हारी जॉब लग गई, तुम चली गई रसिया। ठीक है, रसिया भी मत जाओ, खतरा है। अभी मान लो तुम चले गए यूएसए। अब तुम यूएसए चली गई, अब इसको भी प्लांट के बारे में डिस्कवर करना है, इसी प्लांट के बारे में कुछ बताना है। ये तुमसे बात नहीं कर पा रही, रोमिंग लगता है, फ़ोन नहीं कर पा रही, या तुम बड़े आदमी हो गए उसकी फ़ोन नहीं उठा रही, कुछ भी मतलब। तो अब ये क्या करेगी? अब ये तो फिर ये क्या करेगी? हैदराबाद जाएगी, वहाँ से हार्बेरियम सीट निकालेगी और सारे कैरेक्टर ये रीड करेगी, क्योंकि इसने किसी को सिखाया नहीं था। तो सारे कैरेक्टर रीड करेगी। रीड करने के बाद क्या करेगी? ये इसी तरह का कोई न्यू प्लांट कहीं कहाँ जाएगी डिस्कवर करने? लेक व्यू। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ना। अरे यार, कहाँ जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से जाएगी, वो पेड़ निकाल लाएगी और फिर से स्टडी करके बता देगी। तो हुआ ना प्रिजर्व। लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से हुआ। कैसा हुआ? इनडायरेक्ट रूप से। वही पेड़ नहीं है। अभी मैंने हार्बेरियम सिखाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, याद रखिएगा। फिर दूसरा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में आपको पता है सिक्योरिटी रहती है, कोई भी ऐसा यूज़ नहीं कर सकता। फिर क्या होता है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको कंजर्व किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के बारे में आपको कहाँ मिलेगा? सिस्टेमा नेचर। इसके बारे में कहाँ मिलेगा? स्पीसीज प्लांटेरम, जो इनके कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। फिर आएगा लिटरेचर।
मतलब कि आपको इनके बारे में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ सही से मिलेंगे, तो जितनी बुक्स है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, भूल जाओगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। जहाँ पे चीज़ें एकदम याद रखने वाली आएंगी तो मैं बता दूंगा। प्रिजर्वेशन जो मैंने बता दिया वही दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए हर्बेरियम के बारे में सीड, कॉलोनी, डेट, प्लेस, कहाँ गया वो, मतलब आप यदि किसी प्लांट को प्रिजर्व करते हो, बचा के रखते हो, तो दो चीज़ें चाहिए, हार्बेरियम और, सुनिए ना, पता है क्वेश्चन बहुत यहाँ से बहुत इजी आता है। क्वेश्चन आता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन आता है हार्बेरियम। बच्चा इसको कभी लगाता ही नहीं आंसर, बच्चे के दिमाग में आता है ये तो सीट है, कैसे प्रिजर्व करेगा। बच्चे के दिमाग में पता क्या आता है, जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है, नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रहता है मोहनलाल गार्ड, समझ गए, लॉकर, ऐसे ऑप्शन रहते हैं, अलमारी, अरे तो अलमारी में थोड़ी पेंट को रखोगे, समझ गए ना। तो याद रखना, इसलिए मैं इसको बार बार इतना कहानी सुना रहा हूँ कि ये चीज़ यदि कभी तुम लोग रिवीजन ना करो तो भी याद रह जाए। क्लियर हुआ। तो हार्बेरियम कैसे मैंने अभी बता दिया, ठीक है। फिर मतलब यदि कोई डेड प्लांट है उसके बारे में, तो प्लांट स्पेसिमिन मैंने आपको हार्बेरियम में बताया था ना, पत्ती चिपकाया था, तो प्लांट स्पेसिमिन। फिर डाई एंड प्रिजर्व एंड द प्रोसीड ऑन द सीट, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि जैसे, अच्छा एक चीज़ और, जो हार्बेरियम सीट होता है ना, तो प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि नहीं रहती। क्या होता है वो, बहुत आ चुका है नीट एग्जाम में। सीट में डेट, प्लेस, मैंने बोला था ना, इसमें हार्बेरियम में क्या नहीं इंक्लूड करे, प्लांट की हाइट है ना, प्लांट की हाइट इंक्लूड नहीं करते, इंग्लिश लोकल बॉटनिकल फैमिली करेक्शन नेम्ड, और लेंथ ऑफ सीट इतना रहेगा इंच में, है ना, मतलब कि ये ऐसा रहेगा, तो 11.5 इंच और 16 इसका बाद में कहानी सुनाऊंगा जब ये पढ़ाऊंगा तब। फिर यहाँ पे डेड प्लांट प्लस एनिमल में, अच्छा म्यूजियम में प्रैक्टिकल लैब में जो डेड प्लांट और एनिमल को अपन करते हैं ना, तो वो वाले हो गए, जैसे नहीं समझ गए, प्रैक्टिकल लैब में गए हो गए, उसमें बायोलॉजी में तो रखे रहते हैं ना वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट करो। केमिकल वो होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। करो आगे करो। फिर ठीक है, कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, दोनों में डिफरेंस क्या है, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, इनमें दोनों में एरिया डिवाइड होते हैं, वहाँ पे विदाउट परमिशन अलाउ नहीं होता जाना, ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोगों को मिल जाए तो पूरा सब्जी बना दो। फ्लोरा मैंने बताया था, फ्लोरा बताया था, क्या बताया था फ्लोरा, किसी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम उसकी स्टडी, जैसे कौन बात कर रहा है यार, क्या है, आवाज़ तो बिना मतलब में थोड़ी आवाज़ आएगी, जब आवाज़ आ रही होगी तभी मैं बोलूँगा, झूठ तो बोलूँगा नहीं। चलो बातें नहीं, अरे शांति से सुन लिया करो ना यार, क्या दिक्कत है, अभी टाइम दूंगा ना बात करने के लिए। आओ, लिटरेचर मतलब कि अपने को क्या करना है, उनकी स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप्स के प्लांट प्रेजेंट्स होते हैं, वो एरिया हमारा हो जाएगा फ्लोरा। फिर हम बात करें मैनुअल। मैनुअल मतलब क्या होता है कि ये मानो कि जैसे मान लो कि आपको डिवाइड कर दिया गया है कोई कि आपको ना इस सीज़न में ये वाला प्लांट आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको यदि गेहूं के बारे में अपने को करना है, स्टडी करना है, तो गेहूं के लिए आप जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड रहेगा। उसके बाद मोनोग्राफ, आप जो स्टडी करोगे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो, मोनोग्राफ हो जाएगा, स्टडी को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो। जैसे कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, मान लो यहाँ पे आपको हो जाएगा टाइम, यहाँ पे हो जाएगा प्लेस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा टाइम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में वो लोग पर्टिकुलर टाइम पे आपको सर्वे करने के लिए देते हैं। जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको ना बरसात में ही देंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्टडी करने जाओ, गर्मी में थोड़ी भेजेंगे, तो वो हो जाएगा अपना। फिर कैटलॉग मतलब सब समझते हो, कैटलॉग मतलब क्या होता है, जो तुम लोग उधर जाते हो ना शॉपिंग करने तो कैटलॉग दिखाते हैं ना, ये ब्लेजर का कैटलॉग हो गया, है ना, मतलब उनके क्या होते हैं कैटलॉग, मतलब कि
फोटोकॉपी, सीधी सी बात, किसी मतलब एक का डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मान लो आम है तो आम के कैटलॉग कितने हैं, तोतापरी, देसी, है ना, समझ गया। तो इस तरह से ये हमारा जो हो जाएगा, इनके सिर्फ एनसीईआरटी में एक एक वर्ड दिए हुए हैं। आगे अब की पॉइंट है, बेस्ड ऑन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर जनरली द ऑकर इन पेयर इज कॉल्ड कपलेट, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, की आर द जनरली एनालिसिस इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट करो। अब यहां पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाइए, स्पीसीज कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे स्पीसीज कॉन्सेप्ट मतलब क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीसीज क्या होता है। तो मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था स्पीसीज क्या होता है, तो क्या बताया था, प्रोड्यूस सेम न्यू ऑफस्प्रिंग, है ना, वो क्या होगा हमारा स्पीसीज। अब यदि यहाँ पे तुमको न्यू हेडिंग मिल जाएगा कि व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, तो आप बता दोगे कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पीसीज आएंगे, एसेक्सुअल वाले कभी नहीं आएंगे। क्लियर, शायद आगे लिखा हो गिवन बाय जॉन रे। स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये नाम बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है। ठीक है, कौन सी बुक में, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, समझ गए। तो स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे। अभी मैं पूछूंगा स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे। और बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक का नाम था। उसके बाद यदि हम बात करें, ये देखो आ गया ना, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट सेम है, जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वही स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम आप बोल दो बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या बोल दोगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो आपकी फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ना, वहाँ पे ये इंक्लूडेड हो जाएंगी। इसको दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। इन दोनों साइंटिस्टों में बहुत कंपटीशन रहता है नीट के एग्ज़ाम में भी। देखो ना, स्पीसीज कॉन्सेप्ट जॉन डे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर। फिर डेफिनेशन बाय द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मेयर। मेयर ने क्या बताया था, ध्यान देना, ऑल इंटरब्रीड ऑर्गेनिज्म आर स्पीसीज बट दिस इज डेफिनेशन वॉज इनकम्प्लीट बिकॉज सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो हमारा स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था, सुनो, ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला गया है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि दो पेरेंट्स होने चाहिए। यदि आप चाहे फ्लावर्स की बात करो, चाहे आप एनिमल्स की बात करो, जब दो प्रोसेस होंगे तभी तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, रोल इन डबल पेरेंट्स, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, रोल इन डबल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब कि लैंगिक जनन में हम क्या पढ़ते हैं, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें नर तथा मादा युग्मक काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे तो इसने मतलब मेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत इसलिए हो गए थे क्योंकि इनने बोल दिया कि आपस में इंटरब्रीड हो। आपस में इंटरब्रीड हो मतलब एक ही तो होगा नहीं। यदि इंटरब्रीड है मतलब कि दो पेयर की ज़रूरत है, और ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ना, तो मेयर की बैंड बजा दिया। यदि इन्होंने इंटरब्रीड नहीं बोलते ना तो ये डिफिनीशन सही हो जाती। इंटरब्रीड बोल के इनने खुद की पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, समझ गए। क्योंकि इंटरब्रीड मतलब क्या होता है, दो लोगों में होगा, एक तो होगा नहीं इंटरब्रीड। और दो लोगों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अरे यार अच्छे से सुनो, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो इधर सुनो, स्पीसीज मतलब होता है न्यू ऑफस्प्रिंग का बनना। मतलब न्यू बच्चे का बनना क्या होगा, स्पीसीज। ठीक है, किसने बोला ऐसा, जॉन रे ने, अच्छा बोला। फिर यदि हम बात करें फिर स्पीसीज का मतलब होता है क्या, न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ये थोड़ा सा हीरो बन गए, कौन, मेयर, अर्नेस्ट मेयर हीरो बन गए। और अर्नेस्ट मेयर ने क्या बोला, इनके साथ साथ इंटरब्रीड, क्या होना चाहिए, इंटरब्रीड। अब यदि इंटरब्रीड बोला तो इंटरब्रीड बिटवीन टू गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो ये जो थे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो 100% सही हो गए, लेकिन एसेक्सुअल के लिए तो गलत हो गए।
एसेक्सुअल में इंटरब्रीड कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो एसेक्सुअल वाले को ये डिफाइन नहीं कर पाए, ना बैक्टीरिया के बारे में बता पाए, ना माइकोप्लाज्मा के बारे में बता पाए, मतलब ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बता पाए जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस वजह से इनको थोड़ा दिक्कत हो गई। वैलिड ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए लेकिन फिर भी पूछा जाता है वैलिड ओनली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और देखो जैसे एग्जांपल था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में। क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट आ गया ये वाला कि नहीं, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जॉन डे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। अर्नेस्ट मेयर गड़बड़ क्यों हो गया, क्योंकि उनने इंटरब्रीड बोल दिया। इंटरब्रीड बोलने की वजह से उनका एसेक्सुअल गया, सिर्फ क्या बचा, सेक्सुअल, जबकि एसेक्सुअल भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लिविंग हैं और स्पीसीज हैं। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन, जब भी किसी प्लांट का न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मान लीजिए कि एक ये प्लांट है कोई सा मेल, एक ये प्लांट है कोई सा फीमेल, यहाँ से एक छोटा सा ये प्लांट बना, फिर छोटा होकर बड़ा हो गया, ये प्लांट बना एक। तो अब अंजलि आप ये बताइए, इस प्लांट में बेटा दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक मतलब कायिक कैरेक्टर, एक होता है जर्मिनेटिव मतलब कि सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। आप मेरे को बताइए इन दोनों में किस में ज़्यादा, मतलब कि इन दो, मतलब कि जैसे इस प्लांट में दो कैरेक्टर हैं, तो दोनों में से कौन सा कैरेक्टर 100% अपने पेरेंट से मिलेगा, कौन से में चेंज हो सकता है, सेम रहेगा, सोमैटिक वेरी कर सकता है। तो याद रखिएगा स्पीसीज में जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, तो जो सोमैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो किसी आम के गुठली से आप न्यू आम का पेड़ बनाओ, देखो उसका जो फ्रूट्स है ना अपने पापा जैसे सेम नहीं रहेगा, कुछ तो चेंज होगा, पत्तियां चेंज हो जाएंगी, उनके साइज और ये सारी चीज़ें वेरी करेगा। यदि सेम होता तो कभी भी तुम दो आम के पेड़ एकदम 100% सेम देखे हो, कभी नहीं देखे। इसका मतलब जो बाहर के कैरेक्टर है, जो सोमैटिक कैरेक्टर है, वो वेरी करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कभी भी वेरी नहीं करता। क्लियर। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी को, जैसे आपने ये प्लांट जो बनाए हो ना, इस प्लांट को आप कैसे स्टडी करोगे, तो इसके लिए हम देखेंगे टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी, डिपेंडिंग अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा मॉर्फोलॉजिकल प्लस इंटरनल, सुनो मजा आएगा, इसको लिखो एक्सटर्नल, तो हम रिलेट कर पाएंगे ना। अल्फा में क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टर, बीटा में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ओमेगा में ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट के बारे में सारी चीज़ें ओमेगा में दिया गया है। कीमो टैक्सोनॉमी में केमिकल कैरेक्टर्स बताए गए हैं। केमिकल कैरेक्टर मतलब कौन से बताओ, एमिनो एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी से एसिटिक एसिड निकलता है, किसी से एथेनॉल निकलता है। जैसे मान लो वो अंगूर से, जैसे अंगूर से कभी मान लो एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई प्योर वेजिटेरियन है, मतलब किसी को भी शराब पीने की आदत नहीं है, तो आप लोग इस टाइम, ये सीज़न बहुत अच्छा है उसके मज़े लेने के, अंगूर खा लो भर पेट, सांस सही से मत लो, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब समझ गए, पेट भी बन जाएगा, वहीं को वहीं नशा आ जाएगा। हाँ करना ट्राई तो करना। क्या होता है, यदि आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप सफिशिएंट ऑक्सीजन ना दो तो क्या होगा उसका, अरे यार, जो आप लोग शादी वादी में जाते हो भर भर के ठूसते हैं, फिर अपन क्या होता है सही से मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या बनता है वो, वही डकार आती। अरे यार नहीं आती क्या, नहीं तुमको तो नहीं आती होगी, हैं नहीं आती। हाँ इतनी छोटा सा पेट है बेचारी का, ठीक है, तो समझ गए ना ऐसा। अब देखो ना, ये केमिकल दिए तो है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, फैटी एसिड,
फिर साइटोटैक्सिक मतलब सेलुलर कैरेक्टर्स इंक्लूडेड। कितना प्यारा लिखा है एक एक लाइन, बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि देखो इतनी सारी थ्योरी है ना, पूरी थ्योरी याद नहीं कर सकते, की पॉइंट याद रहेंगे मज़ा आएगा। तो एक बार जल्दी से बोलो, अल्फा बीटा ओमेगा और कीमो और साइटो। अल्फा बीटा बोलो, अल्फा में एक्सटर्नल, बीटा में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ओमेगा में ऑल कैरेक्टर, कीमो में केमिकल और साइटो में सेलुलर कैरेक्टर। याद रह जाएगा ना? ठीक है, पक्का याद रह जाएगा? करो आगे, चलो पक्का याद रह जाएगा। तो अब बोलो, चलिए अब सुनो, अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना वो महा बोरिंग है। महा बोरिंग मतलब समझ रहे हो? जैसे हम लोगों को सोशल साइंस कैसे लगती है, नहीं समझ में आया ना? कब तक कि कब खिलजी आया, कब अकबर आया, कब। अच्छा तुम लोगों को बातें न किया करो ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि 282 बिफोर क्राइस्ट मतलब कितने साल हो गए? BC AC मतलब पढ़े होगे ना, क्या होता है? सर BC मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले और AD मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद। जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया, मतलब कितने साल हो गए? हाँ समझ गए ना? नहीं समझ में आया? बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। जैसे मान लो 326 AC, तो ये कितने साल हो गया? जैसे मान लो कि एरिस्टोटल करके साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने एक थ्योरी दिया था 282 बिफोर क्राइस्ट, मतलब कितने साल हो गए पता है? यदि बिफोर क्राइस्ट दिया हुआ है तो जो सन चल रहा है मतलब 2022 प्लस 282, 2 2 4 8 2 10 की शून्य हंसिलाई 1 3 2, 2304 साल। एरिस्टोटल कब आए थे? 2304 साल पहले हैं। कहाँ ये है ना अरिस्टोटल, उनके पहनावे से भी लग रहा है ये है। अच्छा पहले भी ये दाढ़ी चलती थी, क्यों बनाया गया है? कर रही हो? इसमें क्या करेंगे पता है? आफ्टर क्राइस्ट में माइनस कर देंगे। ऐसे पासवर्ड निकालूं? चलो बातें नहीं अब हैं। मैं जब मना करता हूँ ना बातें ना किया तो मेरे गुस्सा आया करती है। आइए, हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी, जो हम लोग टैक्सोनॉमी दिए गए हैं ना उसकी रियल में कहानी क्या है, इसको सुनना है और भूल जाना है। समझ गए? मतलब याद करोगे, बोला ना बिल्कुल मस्ती नहीं। यदि इसको याद करोगे देखो तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इसको पढ़ लो, भूल जाओ ये चीज़ें क्या होती है। इस तरह के क्वेश्चन, जब इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ कहीं है, एक दो जगह, एक यहाँ है एक इवोल्यूशन में है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, यार ये प्लांट डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देखोगे आपको आंसर याद हो जाएगा। बिना मतलब में याद रख के दिमाग को पच्ची मत करो, दिमाग को लगाओ वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। समझ गए ना? सुनना है आराम से। और सबसे पहले देखो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब कि जो हमने प्लांट को अरेंज किया है, तो हिस्ट्री मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं, कब कब क्या क्या चीज़ें बताए हैं, बस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल 382 BC। 382 BC मतलब कितने साल पहले अरिस्टोटल आए थे? तो 382 2022 4 0 2400 साल पहले, 2404 साल पहले, मतलब अंदाज़ा लगा लो हम लोग के कितने सीनियर हैं।
तुम यहीं से लगा सकते हो एक चीज़ कि 2400 साल पहले जो इंसान ने स्पीसीज बता दिया और वो आज हम पढ़ रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग का लेवल उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा। पता है, यदि आज के डेट में कोई इंसान कोई थ्योरी देता है ना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज के डेट में तो हर चीज़ अवेलेबल है, आप इंटर रिलेट कर सकते हो। उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि लिखने के लिए कागज़ तक नहीं थे, तब इन्होंने थ्योरी दिया। सोच सकते हो कितने महान हैं। मैं ऐसे ही अपने सामने लगा के नहीं रखा, कुछ तो उनमें होगा, है ना। तो याद रखिएगा, उनका रिस्पेक्ट करो। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, याद रखिएगा सब लोग। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिवाइड इन 3 कैटेगरी। उस टाइम पे इनको पता था कि यार ये मॉर्फोलॉजी है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उस टाइम पे एरिस्टोटल को ये पता था कि इस तरह के कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। और उनका ऑब्जर्वेशन देखो, उस टाइम पे भी उनने ये बता दिया था कि जो हमारी दुनिया में प्लांट है, जाहिर सी बात है कि ये बंदा उस टाइम पे, इनको राम भगवान की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति तो मिली थी नहीं कि जय श्री राम यहाँ से वहाँ पहुँच गए, नहीं थी। कार बाइक ये भी नहीं थे, हेलीकॉप्टर ये भी नहीं थे। तो उस टाइम पे इनने कैसे पूरी दुनिया को ऑब्जर्व किया और बता दिया कि पूरी दुनिया में इतने टाइप्स के प्लांट्स हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, जहाँ हम लोग देखे नहीं हो वहाँ के बारे में बोल दे और वो सही निकल जाए। मतलब इनको हम भगवान का अंश ही बोल सकते हैं कि हम हर इंसान में, पता है चाहे कोई भी इंसान हो, हर इंसान के शरीर में भगवान का कुछ ना कुछ अंश होता है। आप लोग देखे होंगे सुबह, मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों को कन्या खिलाई जाती है, पूजा किया जाता है। मिट्टी से तो सही हो तुम लोग, यदि किसी मिट्टी को पूजा जाए, पता है इंसान में मतलब हर शक्ति होती है। यदि किसी लड़की को सिर्फ पूजा जाए, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक और ये सारी चीज़ें दिखाया जाए, पूजा जाए, पता है उसमें दैविक शक्तियाँ आ जाती हैं। इसका मैं एकदम जीता जागता एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं, जब करोद जाते हैं ना, करोद से इधर जाते हैं, क्या बोलते हैं, बैरसिया साइड, तो एक बन देवी करके जंगल पड़ता है। जब मैं बहुत पहले गया था तो वो लड़की इतनी छोटी सी थी, तो मैं उसको मतलब खेला था उसके साथ में, बढ़िया गोद में लेके इधर उधर घूमा था। 6-7 साल बाद गया तो वो लड़की वहीं बैठी थी, उसकी पूजा हो रहा था। सेम लड़की बड़ी हो गई 6-7 साल में। तो मतलब मैंने इतना ऑब्जर्व किया, हर इंसान में, तुम लोग भी देखो होगे, हमारे अंदर कभी ऐसी कोई शक्ति रहती है जिससे हमको होने वाली चीज़ें पता चल जाती हैं। उसको साइंटिफिक में हम मेमोरी, सरफेस मेमोरी बोलेंगे, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मान के चलो कि हर इंसान में होता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो लोग बोलते थे खून के आंसू रोना, मतलब खून और आंसू का पीएच सेम होता है, मुंह में राम पेट में छुरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले की वो लोग इनडायरेक्टली बोलते थे और सही था। तो पहले यदि लोग पूजा करते थे, कन्या खिलाते थे, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो लॉजिक होगा, घर जाके सोचना, जिस दिन टाइम रहेगा मैं उस दिन बताऊंगा। आ जाइए। तो उस टाइम पे इन्होंने, एरिस्टोटल ने बता दिया था कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हमारी है ट्री, प्लांट, दूसरी है श्रब, तीसरी है हर्ब। हर्ब मतलब क्या होता है पता है, घास फूस। श्रब मतलब पता है क्या होते हैं, छोटे वाले पेड़, जैसे बेर का पेड़ हो गया, नींबू का पेड़ हो गया, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, ये पपीते का हो गया, गुलाब का हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे पेड़ क्या कहलाते हैं, श्रब। ट्री मतलब सबको पता है। तो उन्होंने इतने साल पहले कैटेगरी डिवाइड कर दिया था कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, थियोफ्रास्टस। कौन से आए, ये भी उनके टाइम के ही साइंटिस्ट थे, 10-12 साल पहले उनके टाइम के ही साइंटिस्ट थे। इनको हम फादर ऑफ बॉटनी एंड एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। याद रखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। इनको ज़बरदस्ती का रोल मिला गया, मैं इनसे खुश नहीं हूँ, हमारे होने से क्या होता है, ठीक है। चलिए, इनने बुक दिया था हिस्टोरिया प्लांटेरम, काउजेज इन प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। इनने 3 किताबें दिया था थियोफ्रास्टस ने। अब बॉटनी के फादर हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है इनको याद करना, क्लियर। उसके बाद बात करें, डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी, ट्री, श्रब। इनने बीच में अंडर श्रब बोल दिया। अंडर श्रब मतलब पता है क्या किया इन्होंने, जैसे देखो इमेजिन करना, गुलाब का फूल और टमाटर का पेड़, गुलाब का पेड़, टमाटर का पेड़, दोनों को एरिस्टोटल ने किस में लिख दिया था, श्रब में। लेकिन इन्होंने श्रब का भी कैटेगरी बना दिया अंडर श्रब।
टमाटर तो पेड़ देखे होंगे, टमाटर का, बैगन का, देखो ना पेड़, इनके जो पेड़ होते हैं तो छोटे होते हैं, और गुलाब का जो पेड़ है बहुत बड़ा नहीं होता। तो गुलाब का पेड़, गेंदा का पेड़ जो फ्लावर होते हैं ना, तो इनमें इनको हमने किस में कर दिया, अंडाश्रम में। आई समझ में? और हार, अब देखो एक बार फिर से देख लो, हार मतलब घास, टमाटर और बैगन वाले, श्रब मतलब गुलाब का ले लो, और गांव में बेशरम, हाँ बेशरम का पेड़ होता है भाई, एक मेहंदी का भी पेड़ होता है, और एक बचपन में जिससे अपन तोड़ के और इंद्रधनुष बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, और भी होते हैं, है ना ऐसे, ठीक है। ट्री मतलब बड़े बड़े ऐसे। अच्छा मेहंदी का पेड़ नहीं देखे? जलेबी का नहीं देखे? जलेबी का पेड़ होता है एक, हाँ तुमने देखी जलेबी पेड़? अभी हम लोग उज्जैन गए थे, बहुत सारी लगी हुई थी किनारे किनारे। दो सुनो, इनको याद करते जाओ। पहला क्या था? एरिस्टोटल 382 BC, फिर दूसरे क्या थे? थियोफेस्टस 372, थियोफेस्टस 370। इनको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी एंड एंशिएंट टैक्सोनॉमी। इनने क्या दिया था? ट्री, श्रब, हर्ब, बीच में, समझ गए ना? नेक्स्ट, हाँ सुनो ना, ये पुराने जो है ना, मतलब कि ये मानो कि ये बॉटनी के ऋतिक रोशन है। जानती ऋतिक रोशन को ना? जानती हो कौन है? हीरो की हीरोइन है, ये बताओ हैं? किसकी उसकी शादी किससे हुई है? नहीं देखती हो? देखा करो, हो सकता है पूछ। अच्छा तुम लोगों को लगता होगा ऋतिक रोशन और सलमान खान दोनों अपने अपने बायोलॉजी में जगह बना चुके हैं। पॉलीडेक्टाइली एग्जाम्पल ऋतिक रोशन, एमनियोसिंथेसिस का एक्सेप्शन शाहरुख खान। उसने एमनियो से नहीं आया, ऋतिक रोशन के एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो म्यूटेशन, नहीं देखा? एक एक्स्ट्रा निकला हुआ है, म्यूटेशन है ना। पॉलीडेक्टाइली मतलब यदि ऑर्गन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो म्यूटेशन होता है। एमनियोसेंटेसिस मतलब होता है कि मतलब भ्रूण का परीक्षण नहीं कराते, लेकिन शाहरुख खान का जो छोटा वाला बेटा है ना, उसने कराया था उसके लिए, तो इसलिए वो एमनियोसेंटेसिस का एग्जाम्पल शाहरुख खान जाता है। नहीं कर सकते, वो कानूनी अपराध है ना। मान लो कर लिया, वो तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मतलब यदि पता चलेगा तो दिक्कत है ना ये चीज। आइए इनके बारे में सुनिए अब, बातें नहीं। कैरोलस लीनियस 1707 से 1778 पैदा हुए, मर गए 50 से 55 साल की एज में। अब आ जाइए इनके बारे में बहुत अच्छे सुनिएगा। कैरोलस लीनियस का पहले नाम था, कैरोलस लीनियस का स्टार्टिंग में नाम था इनका कार्ल वॉन लीनियस, कार्ल वॉन लीनियस। फिर इन्होंने जो भी थ्योरी दिया है ना, उसके लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज किया है, तो इन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया कैरोलस लीनियस। फिर इनकी शादी नहीं हो रही थी, तो बोले कि बड़ा नाम है तो शादी नहीं हो रही थी, तो इनने अपने नाम को छोटा सा नाम करवा लिया, क्या? लीनियस। फिर उनकी मम्मी पढ़े लिखी नहीं थी, तो उनको नाम लेना नहीं आता था, तो उन्हें कर दिया लिन। समझ गए? तो इनका नाम क्या है अब? लिन। ऐसे अब देखो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट और एनिमल टैक्सोनॉमी दोनों के फादर बोलेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अब यहाँ से मजा आने लगेगा। क्या आएगा? इन्होंने दिया था टू, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया। याद रखिएगा। तो कैरोलस लीनियस 2 किंगडम, प्लांट के लिए दिया था जेनेरा प्लांटेरम, एनिमल के लिए दिया था सिस्टेमा नेचर। बोलो बोलो ना। फिर क्लियर? ठीक है।
ये जॉर्ज जी बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर, तो हम बोलेंगे बेंथम एंड हुकर ने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखने की जरूरत नहीं है। डाइकोटिलीडोन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन मतलब क्या होता है पता है? जो फली वाले होते हैं, जैसे फली वाले चावल 2 फली में होता है। कहाँ 2 फली में होता है जी चावल? फली में मूंगफली होती है, चना, मूंगफली, ये फली वाले हैं। चावल देखे तो होगे ना, चावल में फली कहाँ होती है? चावल तो वो ऐसे दो ऐसे रहते हैं। सर उसके बीच में ही तो देता हूँ। हेलो, जो चना होता है ना, अब तो देखे होंगे, चना तो सब देखे होंगे। चना जो होता है 2 फली में होता है, डाइकोटिलीडोन। चावल जो होता है सिंगल होता है, मोनोकोटिलीडोन। मतलब गेहूं हेमिकोटिलीडोन, गेहूं भी मोनोकोटिलीडोन है। समझ गए? तो जो जिसके सीड फली में रहते हैं वो डाइकोटिलीडोन, जिनके सिंगल रहते हैं वो मोनो। सिंगल वाले और बताओ ना, चावल के अलावा। सर मक्का, मक्का और आंवला, जीरा, जीरा, ये देखो मतलब जो सिंगल रहते हैं मोनोकोटिलीडोन होते हैं। जो फली में मेरे को 5-6 याद हैं। सर जो राई, काजू, सरसों, मूंगफली, सरसों भी तो डाई है। राई भी डाई है, ध्यान से देखना। राई में छोटे छोटे फली रहते हैं। मेरे को पता कैसे याद है राई का फली? अचार में मम्मी लोग डालती है ना, तो कोई तेल खा के फूल के वो हो जाती है, फूल के फट जाती है। देखना, सच में बता रहा हूँ, फूल के फट जाती ना। जब वो नहीं फटती तो नहीं पता चलती, लगता है एक ही है, लेकिन ऐसे। हाँ, अब देखो, इसने मतलब इन्होंने बताया था जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट, जो कि महागलत है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन इनने बताया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर, इनका 2 ही नाम आता है, बेंथम एंड हुकर। डाइकोटिलीडोन, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलीडोन। मतलब कि इन्होंने बताया कि जो जिम्नोस्पर्म के बाद आता है डाइकोट, डाइकोट के बाद आता है मोनोकोट। नहीं, ऐसा सीक्वेंस है, पहले जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोट, फिर डाइकोट। मतलब ये दोनों एंजियोस्पर्म में आते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मतलब ये देखो लिखा हुआ है रॉन्ग सीक्वेंस, छोड़ दो, ये लिखा हुआ है रॉन्ग सीक्वेंस, गलत है। नेक्स्ट, AW ईस्टर, इन्होंने 5 क्लास में डिवाइड किया था, साइटोगोनिया और गोनोमिया के अकॉर्डिंग। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो। सुनो, ये छोड़ दो, ये छोड़ो, बस आप ये याद रखो कि जो EW ईस्टर थे ना, इन्होंने क्या बोला था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ कौन याद रखना है? लिनियस। नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर? बस इतना याद रखना है कि ओस्टवाल्ड टिप्पो ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनको बना सकते हो तो बना लो, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, ये महा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही आता है। आर.एच. विटेकर करके एक साइंटिस्ट थे, सुनो, आर.एच. विटेकर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल, थैलस, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड फाइलोजेनी। अब समझना ध्यान से, मजे आएंगे। क्लियर? सबसे पहले यदि हम बात करें सेल, किसकी बात करें? सेल। कहाँ से आई? कौन से? सेल कहाँ से आई? कौन से? अब सेल जो होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट होती है इसमें आता है मोनेरा, मतलब कि आप बोल सकते हो ऑल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे ये हैं। इसके बाद हम हेडिंग ही डालेंगे मोनेरा, इसके जस्ट बाद हेडिंग क्या डालेंगे? मोनेरा। क्लियर? उसके बाद हम बात करें जो यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट को हम डिवाइड करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सुनो, मोनेरा भी एक सेल है,
लेकिन ये कैसे है, लेस डेवलप सेल है, इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो बोल दिया ना प्रोकैरियोट के मतलब समझ गए, ना तो न्यूक्लियस होता ना सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी मोनेरा के बारे में कल पूरा 1.5 घंटे हम पढ़ लेंगे तो भी ख़त्म ना हो शायद। एनसीईआरटी में हालांकि 2-1.5 पेज लिखा है, हम इसको इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि ये वाला हमारा क्लास बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आएगा और हर जगह काम आता है। जहाँ जहाँ बैक्टीरिया काम आएगा तो हम यहाँ पे सारा का सारा पढ़ लेंगे मोनेरा के बारे में नेक्स्ट क्लास में। अभी हम देखेंगे यूकैरियोट में तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मतलब कि प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं पता है? डायनोप्लाज्मेट, डायटोम, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड। जिनने 11th पढ़ा है थोड़ा थोड़ा उनको पता होगा, नहीं तो जब ये क्लास पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आ जाएगा मल्टी सेलुलर को हम डिवाइड करेंगे ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाता है मतलब प्लांट्स, हेट्रोट्रॉप जो अपना खाना खुद नहीं बनाता मतलब अपन लोग। क्लियर? लेकिन एक और क्लास बीच में छूट गया, माइकोटा, जो यूनी और मल्टी दोनों का मिक्सअप होता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आओ देखो ऑटोट्रॉप में प्लांटी, हेट्रोट्रॉप में एनिमेलिया। अब यहाँ पे कभी कभी पूछता है डेफिनीशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा की डेफिनीशन क्या होगी? तो हम मोनेरा की डेफिनीशन क्या बोलेंगे? ऑल प्रोकैरियोट सेल इज कॉल्ड मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोट सेल इज कॉल्ड मोनेरा। यदि मैं कभी तुमसे डेफिनीशन पूछूं कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप या सॉरी प्लांटी क्या है, डेफिनीशन पूछूं प्लांटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉप मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड प्लांटी। फिर से देखो, ऑटोट्रॉप, समझ गए डेफिनीशन? याद नहीं करना, कैसे बनाना समझ गए ना? यदि मैंने बोला कि प्रोटिस्टा की डेफिनीशन, बोलो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। समझ गए ना? नेक्स्ट, ठीक है। अब सुनो, सर का टाइम हो गया ना, अली सर का, आज तिवारी सर ने ज़्यादा ले लिया। अपन देखेंगे क्या, चलो अच्छा भी है ना, अच्छा भी आज शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी शुरू हो जाता फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ पाते। सुनो, जो आज वाली क्लास थी ना वो सबसे ज़्यादा बोरिंग थी, मेरे को पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, याद करना है, पढ़ना है। अब जो इसका एकदम मज़ेदार चीज़ें हैं ना वो आ गया मोनेरा से, और यहाँ से अब जो भी स्टार्ट होगा बहुत शानदार स्टार्ट होगा।